नाज़रीन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नताइज जो इलेक्शन हुए हैं उसके नताइज आना शुरू हो गए हुए हैं और अब तक के जो नताइज हैं उसके मुताबिक जो हुकूमती ग्रुप है या आसमा जहांगीर ग्रुप जिसे कहा जाता है वो बरतरी लिए हुए है और हामिद खान ग्रुप जो हैं उन पर शिकस्त के आसार या बादल जो है वो मंडला रहे हैं और आसार दिखाई देना शुरू हो गए। अब हामिद खान साहब जो हैं वो इस हालात में कि जब वो वकला तहरीक की बात कर रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि जो आइनी तरमीम है उसके ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाई जाएगी, जब वो ये कह रहे थे कुछ दिन पहले हामिद खान साहब कि अगर जस्टिस मंसूर के अलावा किसी और को चीफ जस्टिस लगाया गया तो वकला तहरीक चलाई जाएगी, मगर इन नताइज से तो लगता है कि हामिद खान साहब को वकला की अक्सरियत की जो हिमायत है वो शायद हासिल नहीं है या फिर कुछ और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये नताइज आ रहे हैं। और अहम सवाल ये भी है कि जो इन हालात में जो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से एक आइनी तरमीम के बाद चीज़ें हो रही हैं, एक दोराहे पर खड़ी है सुप्रीम कोर्ट, इन नताइज का आना क्या असरात मुरतब कर सकता है, एक तो हम उस पर बात करेंगे और फिर आइनी तरमीम का चैलेंज होना, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में दोबारा तब्दीली पर गौर किया जाना, नई आइनी तरमीम की बात होना जिसकी खैर अब तरदीद भी आ गई है, और फिर आइनी बेंच के सबरा का मुकर्रर होना, इस पर जो डिबेट चली, इन तमाम चीज़ों में हम बात करेंगे। एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के सीनियर तरीन कानूनदान। बहुत शुक्रिया एतजाज़ एहसन साहब, खुश आमदीद। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या फैक्टर्स हैं आज जो आज के इलेक्शन पर असरअंदाज हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात पर? असदुल्ला खान, प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शन जहाँ जिसके फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का इलेक्शन हो और वो सारे पंजाब में कम अज़ कम मुस्लिम लीग नवाज़ के हक़ में और नताइज आएँ, जबकि फॉर्म 45 जो एक ऐसी दस्तावेज़ है जिस पे हर पोलिंग स्टेशन पे कितने वोट आए, वो फॉर्म 45 जो है वो जी फॉर्म 45 जो है वो उन सब पोलिंग स्टेशंस के को करती है रिप्रेजेंट जी, और उसका जो टोटल होता है वो फॉर्म 47 में हर कैंडिडेट के आगे टोटल नंबर ऑफ वोट्स दे दिया जाता है। अब इसमें आप देखें कि जो फॉर्म 45 जितने भी इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किए वो जेन्युइन थे, उन पे ओवर राइटिंग और उन पे को मसल देने और उनमें तारीफ़ करने और कटिंग और ओवर राइटिंग करने से पहले वो जेन्युइन फॉर्म्स थे। लेकिन आपने देखा और सारी कौम ने देखा कि 4 घंटे के अंदर अंदर उनको इस तरह गायब किया गया कि जिस तरह गधे के सर से सींग गायब होते हैं। सही। और वो उसकी जगह अभी तक कोई उन्होंने वो रिप्लेसमेंट नहीं की। और उन फॉर्म 45 से ये पता लगता था कि पता लगा बिल्कुल कि ये जो फॉर्म 47 में टोटल वोट्स हर कैंडिडेट को दिए हुए हैं वो बिल्कुल जाली और फर्जी हैं। इसलिए फॉर्म 45 को मैं कहता रहा हूँ एक लाश है जो हर मुस्लिम लीग नवाज़ के पंजाब से जो उम्मीदवार है और MNA हुए हैं उनके एक्सचेंज में दफन है। अब इतनी क्रेडिबिलिटी जब आपने ख़राब कर दी एक नेशनल इलेक्शन की, तो फिर ये जो वकला के इलेक्शन हुए इन पे भी लोगों को कोई एतबार ज़्यादा नहीं आएगा मेरे ख़्याल में। बट इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट मूव और सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट, बड़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि एक प्लेटफॉर्म उनको मिलेगा और उसका वो भरपूर अंदाज से करेंगे, इस्तेमाल भी करेंगे। और मगर इसमें आप क्या एतजाज़ साहब हामिद खान साहब की ज़ाती तौर पर, क्योंकि कुछ लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस ज़ाती तौर पर अच्छी नहीं रही और उन्हें अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और छोड़ देना चाहिए क़यादत को, अभी फवाद चौधरी की मैं ट्वीट देख रहा था, तो आपके ख्याल में हामिद खान इसके कितने ज़िम्मेदार हैं?
हामिद खान अब तो मतलब है, चूँकि वो शिकस्त खा चुके हैं तो बड़ा आसान है सब कुछ उन पे डालना। पर हामिद खान कोई इंस्पिरेशनल लीडर नहीं रहे। मेहनत बहुत करते रहे हैं अपनी कंस्टिट्यूंसी पे, वकला की कंस्टिट्यूंसी पे बहुत मेहनत करते रहे हैं। वकला के साथ राब्ता बड़ा रखते हैं, वकला की कॉजेज़ में हर एक में बड़ा सही स्टैंड लेते हैं। लेकिन वो मेहनत इतनी नहीं करते जितनी वकला को लीड करने के लिए ज़रूरी होती है। और मैं इसका तजर्बा कर चुका हूँ। 2 साल हम एक मूवमेंट इकट्ठे चलाते रहे और सो ये कुछ तो यकीनन ज़िम्मेदारी उन पर पड़ती है, क्योंकि आखिरकार वो अपनी जमात के वकला के लीडर भी हैं। उनके तो अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं। अब मैं अगर मान लूँ उनको अपना लीडर, तो मेरा वो ये तो इजाफी है ना। पर पीटीआई में तो ही इज़ द टॉप लॉयर, टॉप मैन इन अमंग पीटीआई। साहब, आपने लॉयर्स मूवमेंट की बात की है, जिम्मेदारी इसलिए पड़ती है। आप जैसे कि लॉयर्स मूवमेंट की बात कर रहे हैं और कई दफ़ा हामिद खान साहब भी इसका इंदिया दे चुके हैं। आपके ख्याल में कोई मुमकिना अगर कोई वकला मूवमेंट शुरू होने भी वाली थी तो इस इलेक्शन के बाद उसके ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे? और दूसरा क्या उस मूवमेंट के साथ जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं वैसी कोई मूवमेंट अभी चल भी सकती है, और क्या हामिद खान उसको चला सकते हैं? नहीं, मैं तो इस पे जजमेंट नहीं दूंगा। हामिद खान मेहनत करें, बाहर निकलें और जिस जगह पहुंचना है वहाँ पहुँचे हों तो फिर मूवमेंट चल सकती है। उनको मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी। घर बैठे हुए तो या बाथरूम में बैठे बैठे तो नहीं चलेगी। सही है। तो ये उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है और इस पे जो जिम्मेदारी है वो बुनियादी तौर पे अब हामिद खान पे ही होगी, क्योंकि ही इज़ दी ओनली वन वो जो कि सीनियर है ये और एक अब सेनेटर भी हैं, जी हाँ। और सीनियर भी हैं और इस इंडिपेंडेंट ग्रुप के भी एक तरह हेड है, चाहे उसमें किसी और को मोतबरी भी दी गई हो। सही। तो जिम्मेदारी तो बहुत बिल्कुल उन पे आती है। और पहुंचने का मकाम पे आपको बताऊं, पहुंचने का बड़ा फ़र्क होता है। 18 नवंबर 1992 को जी पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि लियाकत बाग में हम रैली करेंगे पिंडी में, और सारे पंजाब से और केपी से वर्कर्स और सब लोग आए। अब ये गवर्नमेंट ने, उस वक्त की गवर्नमेंट ने बिल्कुल, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, हर तरफ एक कर्फ्यू लगा दिया। सारे पंजाब में कर्फ्यू लग गया। आप अगर लाहौर से पिंडी आना चाहते थे तो आपको 11 मकामात पे बिल्कुल बंद कर दिया जाता। और ये पुल चनाब का, जेलम का, रावी चनाब जेलम, ये बंद थे। उधर से दरियाए सिंध के। अब बीबी शहीद आई हुई थी उस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए और उन्होंने ऐलान किया था मैं पहुंचूंगी जी, मैं पहुंच जाऊंगी लियाकत बाग। इतना लाठीचार्ज हुआ, इतनी बार्ब्ड वायर आई, इतना कुछ हुआ, बट वो अकेली ही तनहा उनकी गाड़ी वो लियाकत बाग पहुंच गई। और लियाकत बाग जब पहुंची तो फिर वर्कर भी निकलने जो कुछ छुपे वुपे इधर उधर थे, और अच्छा भला उन्होंने एक अपना इस्टेब्लिश कर दिया। सही है। अब ये बड़ा ज़रूरी होता है। लीडरशिप का खड़ा होना इस मौके पर बिल्कुल सही है। एतजाज़ साहब, कुछ जो मौजूदा सूरत हाल में आइनी सवालात उठ रहे हैं इस वक्त, मैं चाहूँगा कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपकी राय उस पर मालूम की जाए। आइनी तरमीम को चैलेंज किया गया है और बुनियाद ये बनाई गई है कि आइन का ढांचा इससे मुतासिर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट गैर फ़ाल हो सकती है, बल्कि मफलूज हो सकती है।
अगर ये आईनी तरमीम बरकरार रहती है। आप ये ग्राउंड्स कैसी देख रहे हैं? क्या वाकई इस बुनियाद पर आईनी तरमीम को चैलेंज किया जा सकता है? और क्या वाकई आपको लगता है कि इस 26वीं तरमीम की रोश के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट का ढांचा मफलूज हो जाएगा? देखिए, मैंने तो देखी नहीं वो पिटीशन जो फाइल हुई है, और मैंने ना उसको मतलब मैंने ड्राफ्ट किया है या उसको, ये आबिद ज़ुबैरी साहब ने गालिबन जी चैलेंज किया सबसे पहले, और उन्होंने ज़रूर कुछ ठोस पॉइंट्स लिए होंगे, और मैं इस पे इसलिए कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि उनके ग्राउंड क्या है। लेकिन ये है कि 2015 में जो फैसला था रावलपिंडी बार एसोसिएशन का, उसमें गालिबन 15 शायद जजेस थे जिनका वो फैसला है बेंच पे, और मुख्तलिफ जजेस ने मुख्तलिफ फैसले दिए हैं। लेकिन एक जनरल कंसेंसस उसमें जो आता है वो कि आइन की शिक को उसको तज्जिया किया जा सकता है कि क्या वो आइन के बुनियादी ढांचे के मुताबिक है कि नहीं। आर्गुमेंट ये होती है कि आपने आइन में लिखा हुआ है कि अमेंडमेंट की क्लॉज है 238 और 239, ये 2 आर्टिकल्स हैं। उनमें ये लिखा हुआ है कि आइन को आप अगर तरमीम करना चाहें तो 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए बोथ हाउसेज में, और ये वो सारा वो प्रोसीजर लिखा हुआ है। अब आइन में तरमीम कर देते हैं जी, तरमीम कर देते हैं, और ऐसी तरमीम करते हैं फॉर इंस्टेंस कि फेडरल नेचर जो है, वफाकी जो इसका स्ट्रक्चर है पाकिस्तान की रियासत का, 4 सूबे हैं, वफाक है, उनके नुमाइंदगी उन सूबों की कौमी असम्बली में सबकी आबादी के मुताबिक है, सो रेशो। लेकिन सेनेट एक ऐसा ईवान बना दिया गया है कि जिसमें चारों सूबों की बिल्कुल एक जितनी नुमाइंदगी है। ये फेडरेशन है, वो डेमोक्रेसी है। सो पाकिस्तान को डेमोक्रेसी भी कहा जा सकता है, फेडरल भी कहा जा सकता है, और चूँकि पार्लियामेंट का इसका है निज़ाम, पार्लियामेंट है, नेशनल असेंबली है, वो वोट डालती है, वो पैसे बजट को अप्रूव करती है, तो इसलिए पार्लियामेंट्री भी कहा जा सकता है। फिर इसमें लिखा हुआ है कि जुडिशरी इसमें आज़ाद होगी। सो जुडिशरी का आज़ाद होना भी एक, अब मैं तरमीम करता हूँ उसमें, या पार्लियामेंट तरमीम करती है, कर सकती है, पर जो वो 2015 के सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और गालिबन 15 जजेस का, उसमें ये कादी फ़ायज़ ईसा साहब की भी बड़ी मुनफरिद जजमेंट है। अब उसमें ये और इससे पहले भी जजमेंट्स आई हैं, इसमें पहले भी जजमेंट्स आई कि आप करना चाहते हैं तरमीम, जी हाँ, आप तनसीख नहीं कर सकते आइन को रिप्यूडिएट, आइन को एब्रोगेट नहीं कर सकते अंडर बाय यूज ऑफ दिस पावर ऑफ 238 239। अब इसके आगे एक कदम फिर ये लॉजिक आता है कि आप कहते हैं कि हम तो तरमीम कर रहे हैं जी, पर आप उसका फेडरल नेचर ही नहीं वो ख़त्म कर देते हैं, प्रोविंसेस को 1 यूनिट कर देते हैं। सपोजिंग पार्लियामेंट अगर नंबर्स हैं 2/3 है, 2/3 दूसरे हाउस में है, वो कर सकती है, वो ऐसा ला सकती है। लेकिन अदलिया कहती है ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये तरमीम नहीं है, ये एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की तनसीख है। ठीक, सो दिस गोज बियॉन्ड द पावर टू अमेंड, और ये बहस चलती है इसमें। अब अगर आप उसका पार्लियामेंट्री सिस्टम ख़त्म कर दें और कहें कि इसकी जगह
इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, जिसमें बीडी सिस्टम में अयूब खान की 62 की असेंबली का था। तो अदालत कहेगी कि ये भी आप तरमीम नहीं कर रहे हैं, आप इसकी तनसीख कर रहे हैं। अब अदालत इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को भी कहती है, और ये कई दफ़ा कहा जा चुका है कि इसमें भी तरमीम हो सकती है, तनसीख नहीं हो सकती। सही है। तो ये आप किसने फैसला करना है कि ये तनसीख है, ये तरमीम है? ये किसने करना है? सही, वो अदलिया ने करना। सर अदलिया में भी किसने करना है? आईनी बेंच के पास जाएगा ये मामला, और ये आईनी बेंच जो है वो तो बना ही यानी इस आईनी तरमीम के नतीजे में है या बन रहा है, या इसको सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, तो या ये आइन का मामला है तो फिर आईनी बेंच के पास जाएगा, तो सुनेगा कौन इसे? नहीं सुनेगा। अभी एक चीज पहले हो गई है, जो जिस अंदाज से ये मामला आईनी बेंच वाला, ये जब तक वो कमीशन ना आए, कमीशन ना बने, उस वक्त तक आईनी बेंच के सरबराह का आप फैसला नहीं कर सकते। सही। और क्योंकि कमीशन के लिए करना है, और उसमें पता नहीं 16 या 17 लोग हैं, उसमें गवर्नमेंट ने अपने आइन में 13 लोगों को मुश्तमिल, आइन में आइन में वो उसमें उन्होंने वो 13 लोग बढ़ा दिए, और बाहर उन्होंने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए 4 और बीच में डाल दिए थे। अब एक चीज़ ये मैं कहता हूँ, ये मुर्गी और अंडे की बात है। ये मैं कई मरतबा कह चुका हूँ, ये मुर्गी और अंडा के सवाल ये है, क्या मुर्गी पहले आई और उसने अंडा दिया जी, या अंडा पहले आया और उसमें से मुर्गी निकली? सर उसमें वो ये कहते हैं कि जो पहला बहस चलती रहती है। हुकूमत ये कहती है कि जी पहला जो इजलास होगा जुडिशल कमीशन का, उसमें आईनी बेंच का सरबराह नहीं बैठेगा, 12 लोगों के साथ इजलास हो जाएगा, और वो मुंतखब कर लेंगे आईनी बेंच के सरबराह को, और अगला जो इजलास होगा उसमें आईनी बेंच के सरबराह भी शामिल हो जाएंगे। तो इसमें कौन सी मुश्किल बात है? नहीं, आईनी बेंच का सरबराह जो है वो कौन नहीं बैठेगा? अगर एक बंदा, एक तो नहीं ना, आप किसका कह सकते हैं कि ये आईनी बेंच का सरबराह है जब इसकी अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई, कमीशन ने फिर किया ही नहीं, तो किस किस को बाहर रखेंगे? सब बाहर रहे, क्योंकि आईनी बेंच का सरबराह नहीं, आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। तो ये इस तरह नहीं है, ये इस तरह है कि अब एक प्रीएम्प्टिव मूव जो हुई है, ठीक, कि इससे पहले कि आप आईनी बेंच को बिठाएं, और कुछ मेरा ख्याल ये यहाँ भी वो ज़ुबैरी साहब की पिटीशन है जी, कि आईनी बेंच की तश्कील से पहले आप अगर वो तरीक़ाकार आईनी बेंच को की तश्कील का आईनी ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं है, तो आप उसको पहले एक तरह प्री ट्रायल उसको डिटरमिन करेंगे। सही। और ये प्री ट्रायल डिटर्मिनेशन ऑफ द फोरम जो है, ये ज़रूरी है। सही। ये बिल्कुल लाजिम है, यू हैव टू, कि ये फोरम ठीक भी है कि नहीं। अब फोरम अगर ठीक है कि नहीं, उसके लिए आपको ये कमीशन के पास जाना पड़ता है, पर कमीशन को प्रिजाइड कौन करेगा, ये अभी आप फैसला नहीं कर सकते। तो सर इबाम बहुत सारे हैं इसमें, आप इनको जी बिल्कुल सही है। साहब आखिर में ये बता दें, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है, इसमें भी तब्दीली लाने का सोचा जा रहा है, गौर किया जा रहा है, और शायद फैसला ये हो जाए कि जो तीसरे जज हैं, यानी इसमें चीफ जस्टिस, सीनियर प्योने, और उसके बाद जो है वो आईनी बेंच के सरबराह में शामिल कर दिया जाए, या फिर इसमें कमेटी में जजेस की तादाद को बढ़ाकर 5 कर दिया जाए। तो इससे क्या इम्पैक्ट आएगा? असदुल्ला खान, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आज हम गवर्नमेंट को एम्पावर करने और उसके मुकाबले में दूसरे इदारों को डिसएम्पावर करने पे जोर लगा देंगे और कर देंगे।
कल हम अपोजिशन में बैठे होंगे और वो सलाहियत है सारी वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। होता ही है, पाकिस्तान में यही होता है कि आपने बड़ी धूमधाम से किसी दूसरे के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया। सजाद अली शाह को जी, चीफ जी। जस्टिस लगाया, ठीक है। वो हमारे खिलाफ हो गया। हाँ, आपने बड़े आपसे मतलब मैं ये कर हमने बड़े फख्र से और प्राइड से फारूक लगारी हमारा प्रेसिडेंट उसको लगाया, उसने हमें ही हमारी गवर्नमेंट को डिसमिस किया। अब ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है कि जो हम गड्ढा खोदते हैं किसी के लिए उसमें आप ही गिरना होता है, और वो वक्त चेंज होते हुए देर भी नहीं लगती। सही। अब इमरान खान जो जेल में बैठा है, अब वो कैसे वो उस ज़माने की उसकी एक जब उस पर एतमाद था, कॉन्फिडेंस था, क्योंकि बाजवा साहब उसके साथ सही। खड़े थे और उसको गाइड कर रहे थे। सही। अब जितनी गाइडेंस जो दी बाजवा साहब वो उनके अब एक तरह खिलाफ आ रही है। हाँ। तो इसमें मैं तो आप कह रहे हैं कि हालात बदल समझता जाते हूं कि ये हैं, हमें माहौल बदल बहुत जाता है, खराबी है वक्त भी बदल जाता है और फिर वो चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया इत्ज़ार हसन साहब, बहुत तफसील से आप। असदुल्ला खान जी सर, जो आप कुछ कह रहे थे जुमला। आपको बताऊं, वक्त बदलते हुए पाकिस्तान में देर नहीं लगती। बिल्कुल कोई टाइम ही नहीं लगता। सही। अभी कल को पता नहीं कि क्या हो जाए। आपको जाना चाहिए आइन के मुताबिक, छोटे छोटे कदम लेके, ठीक। और अपने आप को मुस्तहकम करना चाहिए। बिल्कुल सही है। बहुत आप शुक्रिया किसी एजाज इदारे साहब, पे- मैं माज़रत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ शर्मिला फारूकी साहबा मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, MNA हैं। बहुत शुक्रिया शर्मिला साहबा, खुशामदीद। मलिक अहमद खान बच्चर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में, और आबिद साकी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर कानूनदान हैं। आबिद साकी साहब, आपका भी शुक्रिया। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। साकी साहब, सबसे पहले तो ये कॉमेंट कर दीजिएगा, जो आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात हुए हैं, जो नताइज अब तक आए हैं उसमें हुकूमती जो ग्रुप है वो लीड करता हुआ नज़र आ रहा है, सिवाय कराची के जो नताइज मैं देख रहा था, बाकी तमाम शहरों में। तो आपके ख्याल में एक तो इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, और दूसरा ये हामिद खान ग्रुप के लिए इस मौके पर कितना बड़ा धचका हो सकता है? ये धचके वाली तो कोई ऐसी बात नहीं मेरे ख्याल में। ये जो क्लोज मार्जिन से जो एक डिवाइडेड वोट की जो रेशो सामने आई है वो है, तो फिर मैं समझता हूँ ये जमहूरी अमल है। वकीला के इलेक्शन जो हैं वो हर वक्त होते रहते हैं, और उसमें शिकस्त व फतह कोई बहुत बड़े मानी पैदा नहीं करती। और लेकिन जो लोग अपनी सोच के साथ या अपनी फिक्र के साथ या अपनी किसी ओपिनियन और आइडियोलॉजी की शनाख्त के साथ खड़े हैं, वो लोग खड़े रहते हैं और उनका एक अपना सफर है वो जारी रहता है। बाकी जमहूरी अमल में शिकस्त व फतह तो होती है। लेकिन सर, एक ऐसे वक्त पे जब हामिद खान साहब बार बार एक वकला तहरीक चलाने का इंदिया देते हैं, एक ऐसे मौके पर यह साबित नहीं होता कि फिर वकला की जो कसीर तादाद है वो उनके नज़रिए की हामी नहीं है? देखें, नहीं, हमारे जो इलेक्शन हैं बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स के, ये 100% पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे नहीं होते। इनमें बहुत सारी पर्सनल स्पेस होती है, बरादरी होती है, आपकी जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है वो फैक्टर काउंट करता है, आपकी ज़ात बरादरी के मामलात। ये कोई 100% नजरियाती इंतखाबात नहीं होते अनफॉर्चुनेटली, ये जो वकला के इंतखाबात हैं। सही सर, वैसे तो खैर बाकी इंतखाबात में भी ये सारे फैक्टर्स ही होते हैं। हाँ, लेकिन चलो मैं पर्टिकुलरली अपने फील्ड के हवाले से बात कर रहा हूँ। सही है, बिल्कुल ठीक है। इसमें मैं समझता हूँ ना ये किसी को धचका है ना किसी की फतह है। और दूसरी बात ये है कि जो बाशऊर वकला हैं उनकी जो वकला तहरीक है वो हमेशा जारी रहती है, वो रुकती नहीं है। ये कोई ऐसी तहरीक नहीं है जो किसी खारजी इशारे पर चलती हो और फिर रुकती हो। ये अवामी शऊर की एक लहर होती है, अवामी शऊर का एक अपना अंदाज़े नज़र होता है। वो अपने तजर्बात से, अपने शऊर की बुनियाद पर लोग जो हैं वो अपनी
सियासी समत का और अपनी राय का वो बनाते हैं। जी। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि तहरीक वकला की, बाशऊर वकला की तहरीक और आवाज़ हमेशा जारी रहती है और बुलंद होती हुई आपको दिखाई देती है। सही है, बिल्कुल ठीक है सर। आबिद साहब ज़रा साथ ही रहिएगा। मैं ये जो पीटीआई ने पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील को के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, मैं इस पर आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ और जो फिर ग्राउंड्स उसमें ली गई हैं। लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो मैं पहले बाकी मेहमानों को शामिल गुफ्तगू कर लूँ। मलिक अहमद खान भच्चर साहब, एक और मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज सारा दिन की ज़ेर बहस रहा। बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से कहीं पर ख़बरें ये हैं कि कहीं पर अली मीन गंडापुर साहब ने कहा है कि उनकी रिहाई में उनका भी किरदार है, और आज अखबारात में ये ख़बरें भी छपी हुई हैं कि अली मीन गंडापुर ऑन बोर्ड थे और उन्हें मालूम था कि वो जो है वो मज़ीद किसी और केस में गिरफ़्तार नहीं होंगी। तो क्या अली मीन गंडापुर साहब कहीं और भी राब्ते में हैं? और फिर ख्वाजा आसिफ साहब की जो ट्वीट है वो बड़ी मानी खेज़ है, वो उनकी 4 अक्टूबर को गायब हो जाने इस्लामाबाद से और आज के इस बयान को मिलाकर देख रहे हैं। मसलन ट्वीट में वो कहते हैं कि बेगम साहिबा की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं, गंडापुर की चालें पहले भड़के मारना, धमकियां देना, फिर जलसे जुलूसों से गायब होना, फिर नमूदार होना, आनिया जानिया। और उसके बाद जो लाइन उन्होंने लिखी है वो मुझे गैर पार्लिमानी लगती है, वो मैं नहीं पढ़ रहा। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि अब पंजाब को खैर आबाद कह के बेगम साहिबा का पेशावर वज़ीर-ए-आला हाउस की एनेक्सी में डेरे डालना पस पर्दा दास्तान की निशानदेही है। ये दोनों शख्सियतें किसी नूरा कुश्ती की और मुआफ़ी तलाफ़ी की खबर देती हैं और ये बानी पीटीआई की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। ये क्या हो रहा है भच्चर साहब आपके ख्याल में? सबसे पहली बात तो आपने खुद तस्दीक कर दी उनकी ज़हनियत की, ख्वाहिश साहब की, कि उन्होंने जो कहा, जो लाइन आपने नहीं पढ़ी, तो वो पूरी ट्वीट का क्रक्स तो आपने खुद ही बयान कर दिया, और जो उनका रूह थी या कंटेंट था। तो मैं ये समझता हूँ कि सर देखिए, ये बड़ी अजीब बातें हैं कि एक 9 माह के बाद एक बीबी की रिहाई हुई है और वो एक घरेलू खातून है, उन पे केसेस हैं, और उसके बाद भी आप इस किस्म की बातें करें, तो मेरा ख्याल है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई अखलाकी तौर पे ये बातें दुरुस्त है। बाकी रहेगी बात जी कि उनका पंजाब से भाग जाना, देखिए बात ये है, सीधी सी बात है, केपीके में गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वहाँ पे वो आराम से रह सकती हैं। यहाँ पे जब उनकी रिहाई की खबर पहुंची तो लाहौर में पुलिस उनके आज़मान पार्क के आसपास आना शुरू हो गई, और ये हर किसी को पता है कि जिस तरह एक बोगस मुकदमात में नाम डाल दिए जाते हैं, वो 9 मई मुकदमात में नाम डाल दिए जाते हैं, मशवरे के उसमें नाम दिए जाते हैं कि इन्होंने प्लानिंग की थी, साजिश की थी, और उसके बाद जब उधर वो बनी गाला पहुंची तो उनको खदशा जाहिर हुआ। सच्ची बात है कि वहाँ पे बग्ड है हर चीज़, क्योंकि 9 माह 10 माह घर किसी के हवाले रहा हो। तो आप देखिए, ये चीज़ें हैं जो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको पता है कि कोई मामूल के हालात से तो गुजर नहीं रही। तो मेरा नहीं ख्याल कि ख्वाहिश है, अब उनकी अपनी है। इससे जो तासुर गया, चलिए ये तो बनी गाला तो बग्ड हो सकता है, आप कह रहे हैं किसी और के हवाले ला, लेकिन ज़मान पार्क में तो वो जा सकती थी, उनके पास ये ऑप्शन मौजूद था। इससे तहरीक इंसाफ के कारकुनों को लगता है कि कमज़ोरी का तासुर गया है और खौफ का तासुर गया है कि वो केपी चली गई। मैं खान आपको अर्ज करता हूँ, कोई खौफ का तासुर नहीं गया। आप खुद देख लो, वहाँ पे उनको हाउस अरेस्ट का भी खतरा था, और पता नहीं कितने मुकदमात लाहौर में क़यादत पे हैं, उनको उनमें भी किसी में नामजद कर देते। फिर आपको पता है जब एक दफा बंदा नामजद हो जाए तो उससे निकलते निकलते भी आपको पता है जो हमारा सिस्टम आजकल बना हुआ है 2 महीने तो उसमें भी लग जाते हैं। तो फॉर द सेफ साइड वो उधर गई हैं, अदरवाइज और उधर गवर्नमेंट है, आराम से घरेलू खातून है, वो आराम से उधर बैठी हैं, उनके को कान में तकलीफ है, कोई तबीयत खराब है, 9 महीने उन्होंने खान साहब जेल में गुजारे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई ऐसी को पॉलिटिकल या ऐसी को खास साइंस, रॉकेट साइंस मुझे नहीं लगता। ठीक है, चलिए सही है, इस पर जो है वो चलें, क्या मज़ीद गुफ्तगू की जाए, वो तो उनका ज़ाती फेल मामला भी हो सकता है, क्योंकि वो सियासी खातून नहीं हैं, पीटीआई ये मानती है। तो अगर वो सियासी खातून नहीं है तो फिर वो कहीं भी रहें से क्या फ़र्क पड़ता है। एक तो ये कि शर्मिला साहब आप इस पर कॉमेंट करना चाहें तो ज़रूर कर दीजिएगा। मेरा सवाल मुख्तलिफ है, और वो सवाल 27वीं तरमीम से मुताल्लिक है जो नहीं हो रही, लेकिन फिर भी ज़ेर बहस है। इस पर हुकूमत ने कह दिया कि नहीं हो रही, लेकिन सवाल मेरा ये है कि जो इबाहम रह गए हैं, जो खामियां रह गई हैं, जिसकी वजह से बहुत से कानूनदानों का ये ख्याल है कि ये तरमीम के नतीजे में आईनी बेंच और उसमें मामला काबिल अमल नहीं हैं,
इसका मसला कैसे हल होगा? क्या इसके लिए कोई तरमीम करना पड़ेगी या सादा कानून साजी से होगा या कवायद ज़वाबित में तब्दीली से होगा? आपके ख्याल में ये भाम कैसे दूर होंगे? जी शुक्रिया खान साहब। देखिए होंगे कुछ लोगों के खदशात, कुछ लोगों का अभाम होगा, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस कायम हो जाएंगे, उनका काम शुरू हो जाएगा, मामलात स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, तो अभाम खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। अब वो अभाम हटाने के लिए या उनको दूर करने के लिए जो खदशात उनके जहन में है, उसके लिए हुकूमत किसी किस्म की कोई 27वीं तरमीम नहीं ला रही। हाँ, किसी और वजह से या किसी और इशू के ऊपर अगर कोई तरमीम आती है तो इस वक्त तो ज़ेरे गौर नहीं है, लेकिन अगर आती है इन फ्यूचर तो उस पर वही लाएमल होगा जो 26वीं तरमीम पे हुआ था। डिस्कशन होंगी, डिलिबरेशंस होंगी, कंसेंसस डेवलप होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो कंसेंसस पे ही यकीन रखती है। अब बात यह है कि देखिए इस वक्त कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि जनाब क्या होगा, ये बेंच क्या करेगा, वो बेंच क्या करेगा, वो जज रिज़ाइन करेगा या ये जज रिज़ाइन करेगा, क्या होगा। हम असेंबली से बाहर निकलते हैं ना, पार्लियामेंट से, तो हमसे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स वाले क्वेश्चन पूछते हैं, जी अच्छा ये इन्होंने रिज़ाइन नहीं किया, आप समझते हैं करेंगे। बहुत सारी चीज़ें लोगों के जहन में आ रही है ना, ये सवाल पूछना उनका हक है। आई थिंक ये इन द नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स ये चीज़ें खुद ही दम तोड़ देंगी। सही है, लेकिन अभी एतजाज़ साहब थे हमारे साथ प्रोग्राम में, और एतजाज़ साहब पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक़ भी रखते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उनकी ज़ाहिर कानूनी शनाख्त ज़्यादा है, मैं समझता हूँ। तो वो ये कह रहे हैं, उन्हें पहला ही नुक्ता समझ नहीं आ रहा कि जुडिशल कमीशन का इजलास कैसे होगा, क्योंकि उसका एक मेंबर जो है वो तो आइनी बेंच का सबरा भी है। आइनी बेंच का सबरा इसी बेंच ने मुंतखब करना है। वो कहते हैं पहले अंडा आएगा या पहले मुर्गी आएगी। तो एतजाज़ एहसन जैसा बड़ा दिमाग ये समझने से कासिर है कि ये इजलास कैसे होगा पहला। मैंने कहा ना कि होंगे लोगों के जहनों में सवालात। एतजाज़ एहसन हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, उनकी अपनी एक जो आरा है कानूनी हवाले से, वो अपना एक वज़न रखती है, होंगे। लेकिन आई थिंक ये रूल्स एंड प्रोसीजर के अंदर ये चीज़ें तय हो जाएंगी, और जब भी कोई तरमीम आती है या कोई कानून साजी होती है तो हुकूमत फिर रूल्स बनाती है, और रूल्स के तहत फिर आगे मामला चलते हैं। तो मैंने कहा ना, अगले 2 से 3 हफ्ते के अंदर तमाम चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, तो ये खदशात ख़त्म हो जाएंगे। ये एक नई चीज़ है, इट्स अ न्यू थिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस फॉर पाकिस्तान। दुनिया के तो 77 ममालिक में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कायम हुए हुए हैं, और वहाँ पर तो ये होता है कि जजेस को निकालने का तरीका और इख्तियार वो भी पार्लियामेंट के पास है। हमारे पास तो पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार नहीं है, ये अभी तक जजेस के पास है। तो एक इवॉल्विंग डेमोक्रेसी है पाकिस्तान। पार्लियामान अपना जो है इख्तियार वो दिखा रही है, और पार्लियामेंट अपना वकार बना रही है। जुडिशरी का अपना एक डोमेन है, एग्जीक्यूटिव का अपना एक डोमेन है। तो ये जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स होता है ना, इसमें कभी-कभी जब फ्रिक्शन होता है तो उसको क्लियर करने की जरूरत पड़ जाती है। रूल्स एंड प्रोसीजर का यस एब्सोल्युटली ठीक है। शमीरा साहब, आप रूल्स एंड प्रोसीजर की बात करिए कि उसके तहत ये हो जाएगा, लेकिन मैं आबिद साकिब साहब, क्या आप समझते हैं कि जो चीज़ें इबाहम की सूरत में हमारे सामने आई हैं, मसलन ये कि ये पहला इजलास ही कैसे होगा जुडिशल कमीशन का, क्योंकि वो नामुकम्मल है जब तक कि जो आइनी बेंच है वो नहीं बन सकता, फिर बन जाता, फिर ये अगर चैलेंज करना तो कहाँ होगा, फिर जो मुकदमात हैं वो कैसे डिसाइड होंगे कि कौन सा जो है वो आइनी बेंच के पास जाएगा, कौन सा दूसरे कोर्ट में जाएगा। तो आपके ख्याल में रूल्स एंड प्रोसीजर कवायद ज़वाबित बनाकर सुप्रीम कोर्ट ये मसला हल कर सकती है, या इबाहम दूर करने के लिए सादा कानून साजी के तहत कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपके ख्याल में? अभी देखें, अभी ये सारे मामला जो हैं ये मेरा ख्याल है आप सुप्रीम कोर्ट में किसी न किसी फॉर्म में जाएंगे, और कोई ना कोई एक देखें एक ड्रास्टिक अमेंडमेंट आई है आइन के अंदर। बहुत सारे लोगों की राय ये है कि ये अनवर्केबल है। अब इसको जो है वो देखने के लिए जी अब इस पे टाइम लगेगा। चीजें अब देखेंगे कैसे ये पावर का जो एक स्ट्रक्चरल एक इश्यूज होंगे, जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव, ये इस पे सारा अमल अब देखें। अभी चीजें मेरा ख्याल है सेटल नहीं हुई। अब 27वीं तरमीम आए या और 6-7 तरमीमें आए, डोंट नो, बट जो रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो प्रॉपरली नहीं हो सका थ्रू दिस अमेंडमेंट। अब देखें, अभी कुछ कहना हतमी नहीं है। अभी देखें चीजें कि हाउ
it takes, start and initiative this way. सही, राइट सर, मैं आबिद साहब साथ रहिएगा, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आ रहा हूँ प्रोग्राम में, हमारे साथ रहिए। आपको खुशामदीद कहते हैं। शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मलिक अहमद खान भच्चर साहब हैं, आबिद साकिब साहब से कानूनी राय हम जान रहे हैं मुख्तलिफ मामलात पर। एक बहुत ही अहम चीज़ है, पिछले दिनों राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया है, भच्चर साहब, उन्होंने कहा कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह को जो कंट्रोवर्शियल किया है वो पीटीआई ने किया, बार बार ये कह के कि जब वो आएंगे तो फिर देखना ये हुकूमत चली जाएगी और फिर हमारी हुकूमत आ जाएगी। इशारा जो है वो आपका, अगर इस तरह का बयान असद कैसर साहब की तरफ से आया तो ट्राइब्यूनल्स की तरफ था। अब ट्राइब्यूनल्स को पंजाब में जो बने हैं उसको चैलेंज कर दिया गया है। 30 सितंबर का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब के बेंच का फैसला था, वो उसको चैलेंज किया गया है। क्या तवक्कुआत हैं अब आपकी सुप्रीम कोर्ट से? आप क्या चाहते हैं, यानी पीटीआई क्या समझती है कि पंजाब के इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स दोबारा बनने चाहिए? वो जो 4 ट्राइब्यूनल्स बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि इलेक्शन कमीशन बनाए, क्या आपको उस पर एतराज़ है? देखिए असदुल्ला खान, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी जज हो, काजी फैज ईसा साहब के बाद हमें उनसे ज्यादा इंसाफ की तवक्को है। और जो मंसूर अली शाह साहब की बात है वो इसलिए हम करते थे कि उस वक्त नंबर था मंसूर अली शाह साहब का, तो हमारा मंसूर अली शाह साहब के साथ कुछ ये नहीं था कि कोई हम उनसे फेवरेटिज्म मांग रहे थे या हमें कोई, अल्लाह माफ करे, उन्होंने कोई फेवर करनी थी, क्योंकि नंबर उनका था। उनके बाद मोस्ट सीनियर जज वो थे, तो हमें यही था कि जो इंसाफ हमें काजी फैज ईसा साहब के होते हुए नहीं मिल रहा वो हमें उस वक्त मिलेगा। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि उसमें कोई हमने कंट्रोवर्शियल नहीं किया। अगर उस वक्त मोस्ट सीनियर जजेस जो थे काजी फैज ईसा साहब के बाद मुनीब अख्तर साहब होते या अफरीदी साहब होते, तो हम इनसे भी यही तवक्को करते और इनके बारे में भी हम यही कहते। एक बात तो ये क्लियर हो गई। ठीक। दूसरी बात ये देखेंगे, जो भी एक्ट है काजी फैज ईसा साहब ने जो पिछले साल 1.5 साल में 13 जनवरी का आप उनका एक देख लें, जब उन्होंने हमारे से संभल लिया, जब उन्होंने हमारी जमात को एक ऐसा उस जगह पे खड़ा कर दिया कि शनाख्त भी खत्म करने की कोशिश की, तो ऐसे फैसले जब काजी फैज ईसा साहब देंगे और फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल का अख्तियार जब उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को दिया और फिर रिटायर्ड जजेस का अख्तियार दे दिया और इस तरह की जो चीजें थी वो तो जाहिर है हमने चैलेंज करनी थी, हम तो इंतजार में थे। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जिस तरह हमें उम्मीद मंसूर अली शाह, इसी तरह हमें उम्मीद जस्टिस या अफरीदी साहब से है कि वो हमारे साथ इंसाफ करेंगे। हम कोई सही ये नहीं कि हमें को फेवर की जाए, हम तो इंसाफ मांग रहे हैं। अब देखें जी, हमें सियासी पार्टी तस्लीम कर लिया गया है और इलेक्शन कमीशन हमें सीट्स नहीं दे रहा, रिजर्व सीट्स। तो मैं ये समझता हूँ कि राणा साहब की बात इस लिहाज से कोई नहीं, लॉजिकली मुझे नहीं दुरुस्त लगती कि जो भी उस वक्त जज होता हम उसी के बारे में। आप कह रहे हैं कि हम बिल्कुल सही है, आप आने वाले चीफ जस्टिस से ये तवक्को कर रहे थे कि वो इंसाफ पर मबनी, आप ये कह रहे हैं, आपका ये मौक़िफ़ है। लेकिन इसमें एक शर्मिला साहब आईन तरमीम आई, उस तरमीम के तहत 3 जजेस का नाम गया, उसमें से एक जज को चीफ जस्टिस बना दिया गया, फेयर एनफ, सारा कुछ ठीक तरीके से हो गया। लेकिन उसके बाद बाकी जो हैं उनको आइन ये पाबंद नहीं करता कि वो किसी कमेटी में ना बैठें, वो रिज़ाइन कर दें। ये जो हुकूमत की तरफ से या हुकूमती यानी लोगों की तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि उन्हें अखलाकी तौर पर नहीं बैठना चाहिए, या सीनियरिटी अब जो है वो तीसरे के बाद चौथे से शुरू होगी, ये कयास आ रही है। अब कौन कर रहा है जजिस को कंट्रोवर्शियल? आप क्या नहीं समझती कि जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब के बारे में इस तरह के बयान देकर भी कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है उन्हें? खान साहब, मैंने तो नहीं सुना इस किस्म का कोई बयान किसी की तरफ से। आई डोंट नो आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। हमारे लिए तो तमाम जजेस इंतहाई काबिल एहतराम है, बल्कि जिन दिनों ये 26वीं तरमीम आई थी, ये उनकी राय हो सकती है, वो उसका जवाब खुद ही देंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम जब ये 26वीं तरमीम हो रही थी और फिर जब हो गई और फिर जब ये जजेस की, चीफ जस्टिस की तैनाती हो रही थी, तो तीनों जजेस के प्रोफाइल्स आ रहे थे, तो वाक़तन मेरे खुद के लिए ये फैसला करना बड़ा मुश्किल हो गया था कि इसमें से बेहतर जज कौन हो सकता है, क्योंकि तीनों का एक बहुत ही इनक्रेडिबल करियर रहा है।
तीनों एचएसओनियंस थे, हेड बॉयज, फिर तीनों ने साथ मिलके चेंबर खोला, तीनों एज जजेस एलिवेट हुए। तो फॉर अस एटलीस्ट फॉर पीपल्स पार्टी, मैं अपनी जमात के हवाले से कह सकती हूँ कि हम तीनों मोहतरम जज साहबान का इंतहाई एहतराम करते हैं। और मंसूर अली शाह साहब तो हम चाहते थे कि वो चीफ जस्टिस बने, हमने तो नाम वही प्रपोज किया था कमेटी को। जस्टिस मुनीब अख्तर भी हैज़ अ इम्पेकेबल करियर। अब ये देखिए, प्लीज़ मेरी गुजारिश ये होगी कि किसी जज को कंट्रोवर्शियल ना बनाएं। इन्होंने ये कह के जी मंसूर अली शाह, मंसूर अली शाह, मंसूर अली शाह, ऐसा लग रहा था कि शायद मंसूर अली शाह बस इन्हीं के जज हैं पूरे पाकिस्तान में और किसी के जज नहीं होंगे। इन्होंने खुद इनको कंट्रोवर्शियल बनाया, खुद ये तासुर दिया कि शायद उनका रुझान पीटीआई की तरफ है। ये गलत है। प्लीज स्टॉप पोलिटिसाइजिंग द जुडिशरी, लेट देम डू देयर वर्क। उनके ऊपर एक बहुत भारी जिम्मेदारी है कि उन्होंने जो है इन द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, उनका एक बहुत अहम किरदार है। सो लेट्स नॉट डू दिस। आप जजेस को काम करने दें, उनको फैसले करने दें, एंड आई एम श्योर कि 26वीं तरमीम के बाद जो भी प्रोसीजर बनता है, आईनी अदालतें बनती हैं, वो भरपूर तरीके से काम करेंगी और लोगों के मसाइल हल होंगे। देखिए, जस्टिस जो जस्टिस होती है ना, वो ये नहीं होता कि आप 26 साल बाद किसी को इंसाफ फराम करें। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सस्ता और फौरी इंसाफ, ये आज एक आम आदमी की ख्वाहिश है, जुस्तजू है, इल्तिजा है। और खुदा, अब मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं उस दिन पढ़ रही थी, आज ही बल्कि पढ़ रही थी कि एक उनकी कमेटी बैठी और उन्होंने कहा कि जो 60,000 केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको किस तरीके से जल्द अज जल्द जो है वो चला के निपटाया जाए। तो एक प्रोसीजर जो बनाया है मंसूर अली शाह साहब ने, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो देखिए ना, अब ये देखिए कि देखिए वो बैठ के काम कर रहे हैं ना, तो अब उनको काम करने का। और कल जो फुल कोर्ट मीटिंग हुई है शर्मिला साहब, उसका मौजू भी इसके अलावा कोई नहीं था। बिल्कुल सही है, कल फुल कोर्ट मीटिंग का मौजूद इसके अलावा कोई था ही नहीं कि जो पेंडिंग केसेस हैं उनको कैसे रिजॉल्व करना है। मैं आबिद साकिब साहब की तरफ, जी बिल्कुल सही है आबिद साकिब साहब, सर ये बताइए कि ये जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का मामला था, यानी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उस वक्त मलिक शहजाद साहब ने नाम भिजवाए और उन नामों को एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर मलिक शहजाद साहब चले गए, फिर नई चीफ जस्टिस साहिबा आ गई, फिर एक नई मुलाकात हुई और उस नई मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने 4 नाम बरकरार रखे और कहा कि 4 नाम इलेक्शन कमीशन खुद लगा ले। ये फैसला, ये जो हुआ, इसको सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी आ गया। अब पीटीआई को चैलेंज कर रही है इस बुनियाद पे, वो कहते हैं कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तब्दीली की वजह नहीं बन सकते। यानी जो नाम सुप्रीम लाहौर हाई कोर्ट ने उस वक्त दे दिए थे वो अब तब्दील नहीं हो सकते थे। और दूसरा ये है कि जब जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने जो नाम दिया उसको किस बुनियाद पर रिजेक्ट किया गया, ये सवाल तो अभी भी बाकी है जिसको सुप्रीम कोर्ट का फैसला एड्रेस नहीं कर रहा। आपकी राय सर? अभी देखिए, मैंने अर्ज किया है कि अभी एक बहुत बड़ी इंटरवेंशन हुई है जिसमें जुडिशियल स्ट्रक्चर में चेंजेस जिससे हुई हैं। अभी मतलब टाइम लगना है कुछ चीज़ों को समझने समझाने में, डेडलॉक्स हैं, बॉटलनेक्स हैं, प्रोसीजर में क्या करना है ये नहीं करना। अभी नए स्ट्रक्चर के तहत एक चीफ जस्टिस आया है। अभी बहुत सारे फंडामेंटल केसेस जो हैं, नेचर के केसेस जो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में आएंगे और पहले से मौजूद भी हैं, उनकी कोई ना कोई फॉर्म जो है। सही। तो ये अब देखें सुप्रीम कोर्ट किस रास्ते पे चलती है और नया चीफ जस्टिस जो है वो किस तरह इसको चलाते हैं। और अभी आईनी बेंच बनने हैं और अभी मतलब ये एक बहुत बड़ा एक मैसिव रिप्लेसमेंट है विद इन दिस जुडिशियल सेक्टर। तो अभी देखें फिर क्या बनता है। अभी तो मेरा ख्याल है चीज़ें थोड़ा सा टाइम लगेगा किसी समझ आती हुई। और ये जो एग्जीक्यूटिव की और जुडिशरी की जो एक टग ऑफ वार है आप कह लें, या व्हाटएवर देखिए, इसको रेगुलेट करना, इसको टूथलेस करना, और बहरहाल वो जो मामलात चल रहे हैं ये सारे पावर स्ट्रक्चर के अंदर चल रहे हैं और अभी उनको अनफोल्ड होने में कुछ वक्त लगेगा। लेट्स सी व्हाट सुप्रीम कोर्ट takes course or decides about these things. सही है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आबिद साकिब साहब आपका, शमीला फारूकी साहबा, मलिक अहमद भच्चा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। कि आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।